तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पराग एंड आप सब लोगों का स्वागत है पराग फिश के क्लासेस में। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट सी ऑफ द एसबीसी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसका डिस्कशन करने वाला है, पार्ट सी कवर करने वाले हैं आज मतलब पूरा पार्ट सी कवर नहीं होगा, मतलब एक एक चैप्टर करके हम पार्ट सी कवर करेंगे, बट बहुत शॉर्ट में करेंगे। मेरी आपको 100% गारंटी रहेगी कि आपको यहाँ पे 100% समझ में आएगा। जब भी आप ये लेक्चर देखोगे आपको 100% समझ में आएगा। तो पार्ट सी का पहला चैप्टर आज हम चालू करेंगे डोरमेंट कंपनी के बारे में, कि डोरमेंट कंपनी बेसिकली होती क्या है। तो डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे आज पहला लेक्चर डोरमेंट कंपनी का होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द पूरा डोरमेंट कंपनी। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप डोरमेंट कंपनी का मतलब डोरमेंट कंपनी ही पार्ट सी पूरा अगर आप करना चाहते हो 3-4 घंटे में, तो CS शुभम मोदी सर का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप वो भी जाके यहाँ से देख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको, अगर पूरा पार्ट सी 3 से 4 घंटे में आपको कवर करना है या आपको एक एक करना है तो आप मेरा लेक्चर देखो, और अगर आपको पूरा पार्ट सी 3 से 4 घंटे में कवर करना है तो आप वहाँ जाके उनका लेक्चर देख सकते हो। बहुत अच्छे से करवाया मोदी सर ने, तो मैं चाहे तो उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उनका लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं लेक्चर चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि लेक्चर का श्री गणेशा हो। तो श्री गणेशा करने के लिए हमारे बाजू में गणपति बाप्पा है, तो श्री गणेशा करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्महे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है बेसिकली, है ना। तो डोरमेंट कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ की इसकी डेफिनेशन और इसका सेक्शन। तो डोरमेंट कंपनी का सेक्शन क्या है जी? तो डोरमेंट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है डोरमेंट कंपनी। सेक्शन याद रखना है, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो ये डेफिनेशन आपको ठोक के आना है। कोई भी डोरमेंट कंपनी का क्वेश्चन आए तो ये डेफिनेशन आपको ठोक के आना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि डोरमेंट कंपनी क्या है? तो डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जो ये एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है, वो है डोरमेंट कंपनी। मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्टर। किस लिए है? जो फ्यूचर में काम करेगी, अभी काम नहीं करेगी। फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्टर क्या होल्ड करती है? एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करती है। एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करती है। और क्या करती है? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है उसका। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। ऐसी कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी। सर इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो एप्लीकेशन करेगी ROC को कि हमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अभी इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या होता है? इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस ऑपरेशन कैरी नहीं करती है। ठीक है, जो कोई बिजनेस ऑपरेशन कैरी नहीं करती है, जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स से, पिछले 2 सालों से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं है, वो उसको बोलता है मतलब वो इनएक्टिव कंपनी होती है। और उसके बाद आता है कि जिसने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है पिछले 2 सालों से। सो सर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म भी दिए हुए हैं, तो आपको ये फॉर्म याद रखना है। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्म क्या है? एनुअल रिटर्न का AMGT 7 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का AOC 4 है। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म याद रखने हैं। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपकी बुक में नहीं दिए हुए है, बट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद है कि अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है ना। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब सारे ट्रांजैक्शंस। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब सारे ट्रांजैक्शन। ऐसा लिखना है, ऑल ट्रांजैक्शन, नहीं तो ऐसा नहीं लिख के आना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस दिस 4 इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नहीं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस सारे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट दिया हुआ है ना, एक्सेप्ट भी आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस सारे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट दिस 4। ये 4 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन है तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 छोड़ के, तो सर 4 कौन से हैं? आपने पेमेंट ऑफ फीस किया कंपनी,
कंपनी ने पेमेंट किया फीस का रजिस्ट्रार को, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। आपने पेमेंट किया, कुछ ऐसा पेमेंट किया कि ये एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी, कुछ ऐसा पेमेंट किया कि ये एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपने शेयर को अलॉट किया, कुछ शेयर को अलॉट किया आपने, क्योंकि आपको ये एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, ठीक है, तो आपने कुछ शेयर्स को अलॉट किया, या आपने कोई बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कोई पेमेंट किया, तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये चारों को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाता है, ठीक है। तो ये चार, एक बार फिर से, आपने रजिस्ट्रार को पेमेंट किया, कंपनी ने रजिस्ट्रार को पेमेंट किया फीस का, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद द पेमेंट मेड टू फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपने कोई पेमेंट किया है, या आपने शेयर्स को अलॉट किया है। शेयर्स को अलॉट किया है तो मतलब ये एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपने कुछ शेयर्स को अलॉट किया है, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाता है। और पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब कुछ बुक मेंटेन, रजिस्टर्ड मेंटेन करने के लिए आपने कोई पेमेंट किया है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है कि आप डॉर्मेंट कंपनी का जो स्टेटस है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो डॉर्मेंट कंपनी का जो स्टेटस है ना, वो दो तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? दो तरीका है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, देखो। पहला तरीका क्या है, तो आप खुद एप्लीकेशन करो, आप खुद एप्लीकेशन करो, सुओ मोटो एप्लीकेशन करो, खुद एप्लीकेशन करके डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लो, या एक तो आपको आरओसी कर देगी। दो ऑप्शन है, एक तो खुद करो, एक तो आपको आरओसी करेगी। तो खुद कैसे करेंगे सर? तो खुद करने के लिए आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरओसी को। आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन के लिए कोई फॉर्म तो रहेगा ना। तो फॉर्म कौन सा रहेगा एप्लीकेशन देने के लिए? फॉर्म रहेगा MSc1। आपको MSc1 में एप्लीकेशन देनी है आरओसी को कि हमको भाई, मेरे को अब कुछ नहीं, मेरे को डॉर्मेंट कंपनी बनना है, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डॉर्मेंट कंपनी बनने के लिए। उसके बाद अगर आपको आरओसी कर दिया, तो आरओसी आपको कब करेगी? अगर आपने MGT7 फाइल नहीं किया है, AOC4 फाइल नहीं किया है पिछले 2 सालों से, जो हमने ऊपर देखा था ना वही है, जो हमने अभी ऊपर देखा था, इसके पहले देखा था, तो वही है। अगर आपने MGT7 फाइल नहीं किया है, AOC4 फाइल नहीं किया है, तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। मतलब आपको आरओसी करेगी, आप नहीं ले सकते हो, आपको आरओसी करेगी। आप कब ले सकते हो? अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉर्मेंट कंपनी बनना है, तो आप MSc1 में आप एप्लीकेशन दोगे आरओसी को कि हमको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए, तो तब आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। ईजी है। आई होप कि आपको समझ रहा है। मैं आपको यहाँ पे आपको समझाने, मतलब समझा तो रहा ही हूँ, बट आपके साथ रिवाइज कर रहा हो, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, दैट्स इट। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। प्रोसीजर क्या है? अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बड़ी इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखो, आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रही है लंबी चौड़ी, तो इसको बहुत शॉर्ट में करना है। इतनी प्रोसेस को आपको ये नहीं करना है। देखो, बहुत शॉर्ट में करना होता है वो आपको ये प्रोसेस। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में आपको ये प्रोसेस करवाता हूँ मैं अभी। एक सेकेंड, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? आपको एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है। सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है। बोर्ड मीटिंग होल्ड कर दी, फिर डेट, टाइम, जनरल मीटिंग का डेट सब डिसाइड कर लो। बोर्ड मीटिंग में डेट, टाइम, प्लेस, जो कुछ है सब डिसाइड कर लो बोर्ड मीटिंग में, सबका सब डिसाइड कर लो। फिर आपको क्या करना है? एक अकाउंट की स्टेटमेंट ऑब्टेन करनी है। ऑडिटर से अकाउंट की स्टेटमेंट ऑब्टेन करनी है। सिंपल क्या है? बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में डेट, टाइम जो कुछ है वो डिसाइड कर लो, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में आपने डेट, टाइम डिसाइड कर लिया। ऑडिटर से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो कि भाई हमको अभी डॉर्मेंट होना है, हमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। आपने ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले ली। देन आपको क्या करना है? जनरल मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग में आपने जनरल मीटिंग की डेट, टाइम फिक्स की थी ना, अब आपको जनरल मीटिंग होल्ड करना है। जनरल मीटिंग होल्ड करो, डेट, टाइम, कहाँ पे जनरल मीटिंग होगी वो आपको डिसाइड करना है। फिर जनरल मीटिंग होल्ड करने के बाद, जब भी जनरल मीटिंग होल्ड करोगे उसके साथ आएगा आपको SR पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करोगे। स्पेशल रिजोल्यूशन आपने पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद MGT14 फॉर्म आपको फाइल करना ही पड़ता है।
जब भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, MJT 14 आपको फॉर्म फाइल करना ही पड़ता है ROC को, ये हमेशा ध्यान रखना। MJT 14 फॉर्म फाइल किया, MSc 1 फाइल किया, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन आपने अभी तक ऊपर की थी MSc 1 में सारी फाइल कर दी। उसके बाद MSc 2 में आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। एक बार सिंपल से मैं प्रोसेस बताता हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस है। क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरल मीटिंग होल्ड करना है। जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है। बोर्ड मीटिंग होल्ड किया, ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेना है। आपको जनरल मीटिंग होल्ड करना है। जनरल मीटिंग में डेट टाइम्स जो है सब डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद जनरल मीटिंग होल्ड किया, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे ही पास किया, आपको MGT 14 फॉर्म फाइल कर देना है, खत्म। स्पेशल रेजोल्यूशन नाम आया, MGT 14 आ गया। MGT 14 आपने फाइल किया, जैसे ही MGT 14 आपने फाइल किया, आपको MSc 1 फाइल कर देना है। डॉर्मेंट कंपनी की एप्लीकेशन, ध्यान रखना एप्लीकेशन MSc 1 में जाती है, उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है वो MSc 2 में मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन कर दी, फिर उसका सर्टिफिकेट मिल गया आपको, दैट्स इट, प्रोसीजर खत्म, इतनी ही है, ठीक है। फिर से देखो लेक्चर स्टार्टिंग से, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपकी डॉर्मेंट कंपनी 100% यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस कब ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। कब कर सकते ये तो देख लिया हमने कि कब हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं कि हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते, कोई ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें नहीं है, बहुत मैंने देखो यहाँ पे जो आपको ब्लू में हाईलाइट दिख रहा है ना, आपको उतने में ही ध्यान रखना है। ब्लू में हाईलाइट दिख रहा है तो उतना ही करो, उतना ही आपके काम का है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर आप पे इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या चल रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, कोई आपका प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है कोर्ट में, मतलब आपके खिलाफ कोई केस हुआ था, वो आपका प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पेंडिंग है, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। उसके बाद कोई आपने पब्लिक से आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट लिए थे, पब्लिक से डिपॉजिट लिए थे, उसका आप रीपेमेंट नहीं कर पाया, आपने उसका डिफॉल्ट कर दिया, तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने कोई आउटस्टैंडिंग टैक्सेस लिए थे, ड्यूज लिए थे, उसका भी डिफॉल्ट कर दिया, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग लोन लिया था, वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उसका भी डिफॉल्ट कर दिया, वो भी नहीं ले सकते हो। उसके बाद आपके मैनेजमेंट में डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको डिस्प्यूट जो है सारे खत्म करने पड़ेंगे, तभी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। दैट्स इजी, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट कर दिए, मतलब आपने पेमेंट नहीं दिया, वर्कमैन के पेमेंट नहीं दिए या एम्प्लॉयज के पेमेंट नहीं दिए, वर्कमैन के ड्यूज आपने पे नहीं कर दिए, तो ये सब अगर आप काम करते हो, अगर और कोई आप लिस्टेड कंपनी हो, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। बहुत ईजी है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है ना, तो वो आपको उतना ध्यान रखना है। आपके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है या इंस्पेक्शन चल रहा है, तो ये तीन चीज़ें जब है तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हो। उसके बाद कोई आप पे प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, कोर्ट में कोई आपके प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हो। कोई पब्लिक से डिपॉजिट लिया था, उसका आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हो। कोई आपने आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ड्यूज वगैरह लिए थे, टैक्सेस ड्यूज वगैरह थे, तो उसका भी आपने डिफॉल्ट कर दिया, उसका भी आप तभी भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। उसके बाद कोई लोन लिया था, वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उसका भी डिफॉल्ट कर दिया, तो वो भी आप नहीं ले सकते हो। अगर ऐसा बोला है कि अगर लेना भी है तो आपको एनओसी देना पड़ेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से एनओसी लेना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। अब मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है, मैनेजमेंट में अगर डिस्प्यूट है तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, ड्यूज का, वर्कमैन के पेमेंट ड्यूज का आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें हैं ना, इसमें आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हो। सिंपल है, सिंपल है,
वेरी सिंपल। अब आते हैं आगे। तो आगे क्या है, अब बेनिफिट्स क्या क्या है डोरमेंट कंपनी के। बहुत बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट्स तो ये है कि आपको साल में बस 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। ईच कैलेंडर हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग रहेगी, मतलब 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग होगी, साल में 2 बोर्ड मीटिंग होगी। 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग होगी, साल में 2 बोर्ड मीटिंग होगी, और दोनों का जो गैप है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना बेनिफिट है भैया। साल में 2 ही बोर्ड मीटिंग होगी, ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक होगी और साल में 2 होगी। साल में 2 होगी मतलब 6 महीने में एक होगी तो साल में 2 होगी। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है। देखो मतलब अरे कंपनी ही नहीं चल रही है तो कहां से कैश आएगा, कंपनी ही बंद है तो कहां से कैश आएगा, कैश ही नहीं आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल है। तो कैश ही नहीं आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कैसे करेंगे, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉमन सेंस है बेसिकली। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर्स का रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर्स को हम रोटेट नहीं कर सकते, मतलब एक को रिटायर्ड कर दिया, ये रोटेशन की प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद है यहाँ पे प्रमोटर्स एसेट्स होल्ड कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड कर सकते हैं। देखो प्रमोटर्स होल्ड कर सकता है, तो ये एक हो गया। उसके बाद आता है लो कंप्लायंसेस है। कंप्लायंसेस लो ही हो गए ना, आपकी कंपनी ही नहीं चल रही है, कंप्लायंसेस कैसे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक डोरमेंट रह सकते हो आप, 5 साल तक डोरमेंट रह सकते हो, बट 5 साल के अंदर अंदर आपको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं हुआ है तो आरओसी आपको करेगी, कैसे करेगी वो भी है आगे। तो आपको 5 साल के अंदर अंदर डोरमेंट से एक्टिव कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। इजी है। एक बार फिर से देखते हैं। तो बोर्ड देखो शॉर्ट एंड सिंपल में, आंखें बंद करो मेरी तरह। बोर्ड मीटिंग साल में 2 करनी है, 2 बोर्ड मीटिंग होगी, एक ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक होगी और साल में 2 होगी। दोनों मीटिंग का गैप जो है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद है कि आपको कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करने हैं, बिजनेस बंद है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद प्रमोटर्स एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो है रोटेशन ऑफ ऑडिटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लो कंप्लायंसेस है, और आपको 5 साल के अंदर अंदर एक्टिव कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और 5 साल तक आप डोरमेंट कंपनी रह सकते हो। क्लियर है, इजी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है, अब क्या क्या कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड है। कुछ कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड भी होंगे ना। तो सबसे पहला कंप्लायंस है कि आपको कुछ बुक्स रजिस्टर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे डोरमेंट कंपनी के। हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, वैसे ही डोरमेंट कंपनी को भी अपने रजिस्टर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको पता ही है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3 और 1 पर्सन कंपनी में 1, मैक्सिमम 15 होते हैं तीनों कंपनियों में। तो आपको उतना याद रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बच्चों वाला क्वेश्चन। उसके बाद है आपको आप MSC 3 फाइल करना पड़ेगा, मतलब रिटर्न्स जो फाइल करने पड़ता है ना, कंपनी के रिटर्न्स, डोरमेंट कंपनी के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, वो MSC 3 फॉर्म में जाता है। तो MSC 3 आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 30 डेज के अंदर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आपको वही है जो हमने पहले पढ़ा अभी, कि जो बेनिफिट्स है ना वही कंप्लायंस है, मतलब ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग होगी तो साल में 2 होगी, और दोनों का गैप जो है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपको प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ और ये है रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा लिखा है वहाँ पे, मतलब जो प्रोविजन है ना रोटेशन ऑफ ऑडिटर का यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है आपको डोरमेंट से एक्टिव कब बनना पड़ेगा। देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि आपको डोरमेंट से एक्टिव बनना पड़ेगा, बराबर है। तो डोरमेंट से एक्टिव कब बनना पड़ेगा, 5 साल तक आप डोरमेंट रह सकते हो, बराबर। तो 5 साल के अंदर आपको डोरमेंट से एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना पड़ता है। 5 साल के अंदर आपको डोरमेंट से एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना पड़ता है, तभी आप मतलब रिक्वायर्ड हो, नहीं तो आपको आरओसी भी कर सकती है। अदरवाइज अगर आपने स्टेटस नहीं लिया है तो आपको आरओसी भी कर सकती है, तो आपको ले लेना है। तो कैसे लेंगे डोरमेंट से एक्टिव, तो सेक्शन मतलब देखो, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंट कर दिया है
कोई कॉन्ट्रावेंट कर दिया सेक्शन 455 का। सेक्शन 455 में क्या डिफाइंड है, तो डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का कोई आपने अगर फ्रॉड मतलब कोई आपने अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंट कर दिया है, कोई भी कंपनी की कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट कर दिया है, तो 7 दिनों का टाइम देगा आपको आरओसी कि 7 दिनों के अंदर आपका जो भी डिफॉल्ट था उसको आप ठीक कर दो, तो फिर आप स्टेटस ले सकते हो, ऑप्टेन कर सकते हो। एक कंपनी एप्लीकेशन देगी, एप्लीकेशन किस में देती है, मतलब हमको एक्टिव कंपनी बनना है तो डोरमेंट कंपनी के लिए MSc 1 में जाती है और उसका सर्टिफिकेट MSc 2 में मिलता है। 1 2 हो गए। 3 में हमने क्या देखा था, रिटर्न फाइल करता है, तो रिटर्न MSc 3 में फाइल होता है। 4 में अभी एप्लीकेशन जाती है डोरमेंट से एक्टिव कंपनी बनने के लिए, ठीक है। हम खुद एप्लीकेशन देंगे, जब एप्लीकेशन देंगे तो डोरमेंट से एक्टिव कंपनी बनने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं MSc 4 में, एप्लीकेशन देंगे MSc 4 में और उसका सर्टिफिकेट मिलता है MSc 5 में। दैट्स इट, प्रोसीजर खत्म, डोरमेंट कंपनी आपकी यहाँ पे होती है समाप्त, ठीक है। डोरमेंट कंपनी आपकी यहाँ पे होती है समाप्त। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको अभी और एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा पर्सनल, ठीक है। और जल्दी मैं पार्ट सी का और लेक्चर भी लाऊंगा। पार्ट सी में पूरा कवर करूंगा, जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। आई होप कि आपका ये 30-40 मिनट में हो गया होगा लेक्चर, और 30-40 मिनट में आपका पूरा डोरमेंट कंपनी यहाँ पे कवर है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा होगा, पूरा डोरमेंट कंपनी आपका कवर किया है। लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल बताइए। और अगर आपको मैं अभी भी बताता हूँ कि अगर आपको देखना है लेक्चर, मतलब पूरा पार्ट सी देखना है, आई थिंक 4 to 5 आवर्स में सर ने पूरा कंप्लीट करवाया है। CS शुभम मोदी सर है, उनकी लेक्चर की लिंक मैं ये लेक्चर में दे दूंगा। अगर आपको चाहे तो आप वो जाके डायरेक्ट देख सकते हो, पूरा पार्ट सी देख सकते हो एक साथ। बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। और डोरमेंट कंपनी देखना चाहते हो तो प्लीज़ ये लेक्चर देखो। लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।